हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम सेट 8 करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate option to fill the blank from the given alternatives। ओके, क्या करना है हमें? ब्लैंक में जो ऑप्शंस है उनमें से जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसे फिल करना है। I have kept the books blank the table in the drawing room। बुक्स को टेबल पे रखा है ड्राइंग रूम में। हमें बताना है ब्लैंक में क्या आएगा। इन, ओवर, ऑन, अबव। देखिए, I have kept the books टेबल पर, दिस इज अ टेबल, ओके। इस पे बुक्स को रखा गया है। ओके, टेबल पे बुक्स को रखा गया है। दिस मीन्स दैट बुक्स आर टचिंग द सरफेस ऑफ द टेबल। ओके, जो बुक्स हैं वो टेबल के सरफेस को टच कर रही है। एंड व्हेन समथिंग इज केप्ट अबव द अनदर थिंग, और वो उसका सरफेस जो है वो टच कर रही है, फॉर दैट केस वी यूज द प्रपोजिशन ऑन। ओके, सो आई हैव केप्ट द बुक्स on the table। okay, I have kept the books on the table। इनका यूज कब होता है? when something is kept inside something, like books are kept in the almirah, तो वहां पे हम इनका यूज करेंगे। ओवर का यूज कब होता है? जब कोई चीज किसी से पोजीशन में हाई है और सरफेस टच नहीं कर रही है। ओके, लाइक ओवर द रूफ, planes were flying over the roof, इस तरीके से। and above when something is higher in level। okay, higher level पे, जैसे कि I have got marks above 50, so level wise मैंने बताया। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑन आएगा। बुक्स आर टचिंग द सरफेस। एक बार हम अबव और ओवर का जो डिफरेंस है उसे देख लेते हैं। ओके, ओवर और अबव। देखिए, द वर्ड ओवर इज यूज्ड टू रेफर समथिंग दैट इज फाउंड और प्लेस्ड एट हायर लेवल। ओके, with no point of contact between the two। It also refers to something being placed on the surface of something else covering partially or fully। ठीक है, जब कोई चीज किसी से हायर लेवल पे है। और अबव का यूज होता है जब कोई चीज हायर पोजीशन पे है। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स एट अ हायर पोस्ट, ग्रेटर क्वालिटी, इंपॉर्टेंस, ग्रेटर इन लेवल, एज, नंबर, somebody or something। So this was the first question। Next is I hate sitting blank him as he always smells of garlic। Okay, I hate sitting blank him as he always smells of garlic। So इन ऑप्शंस में से क्या आएगा इन दिस ब्लैंक? बिसाइड्स, अलोंग, ओवर, बिसाइड। देखिए, ओवर अभी हमने देखा व्हेन समथिंग इज हायर इन पोजीशन, ओवर का यूज होता है, तो यहाँ पे तो ओवर का यूज नहीं होगा। अलोंग, जब कोई चीज किसी के साथ है, मतलब जैसे कि आई एम गोइंग टू अ पार्टी अलोंग विद माई फ्रेंड्स, तो टुगेदर विद, तब हम अलोंग का यूज करते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है? बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे साइड में खड़ा था। ठीक है, जब कोई चीज किसी के साइड में है तब हम बिसाइड का यूज करते हैं। और बिसाइड्स का यूज कब करते हैं? जब हम किसी को अपार्ट फ्रॉम के सेंस में कुछ बता रहे होते हैं। ओके, बिसाइड्स यानी कि के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम। ओके, तो बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, इन द साइड ऑफ, एंड बिसाइड्स मीन्स अपार्ट फ्रॉम समथिंग। तो अब हमें बताना है ब्लैंक में क्या आएगा। आई एम सिटिंग ब्लैंक as he always smells of garlic। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, my friend
was standing blank me. My friend was standing blank me. अब इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में ब्लैंक में मैं beside लिखूंगी या besides लिखूंगी? मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे साइड में खड़ा है, तो मैंने अभी आपको बताया beside और besides में क्या डिफरेंस होता है. beside मीन्स नेक्स्ट टू, यानी कि किसी के साइड में खड़े होना, किसी के बगल में खड़े होना. एंड besides मीन्स अपार्ट फ्रॉम समथिंग, यानी किसी के बावजूद, किसी चीज के बावजूद. मेरा फ्रेंड मेरे साइड में खड़ा है, ऑब्वियसली beside का यूज होगा. My friend was standing beside me. So इसी तरीके से इस क्वेश्चन में I hate sitting, मैं उसके पास में बैठना पसंद नहीं करती हूँ. So I hate sitting beside him. क्या आएगा इस ब्लैंक में? beside. So the correct answer is option D. beside एक preposition है जो indicate करता है location of something. beside means next to. okay, beside means next to or at side or close something. okay, your shoes are beside the mat, carpet. okay, besides can be both a preposition and adverb. adverb क्या होते हैं? जो क्वालिफाई करते हैं वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट यूज्ड. बिसाइड्स प्रोपोजिशन का जो मतलब होता है, इसका मीन्स होता है इन एडिशन टू समथिंग और अपार्ट फ्रॉम समथिंग. एंड व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब इट मीन्स मोर ओवर, फर्दर मोर, अनदर थिंग एज वेल. तो एग्जाम्पल है इसका, बिसाइड्स टॉम हु एल्स हैज नॉट कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट. क्या मीनिंग हुआ कि टॉम के अलावा और किसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है. तो यहाँ पे बिसाइड्स का मीनिंग क्या हुआ? एज अ प्रपोजिशन इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम समथिंग और अपार्ट फ्रॉम समवन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड. एक वर्ड दिया है, ऑप्शंस में से हमें इस वर्ड का करेक्ट मीनिंग बताना है. क्या वर्ड है? प्राइमा फेसी. प्राइमा फेसी. ओके, सो इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, प्राइम लोकेशन, प्राइम फेस, एट फर्स्ट साइट और लास्ट इंप्रेशन. देखिए इट्स अ फॉरेन वर्ड. सो हमारे एग्जाम में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉरेन वर्ड्स की, हमें उनका जो इंग्लिश मीनिंग है वो बताना होता है. तो प्राइमा फेसिया, इसका मीनिंग क्या होगा? What is the correct meaning of the word? Prime location, prime face, at first sight और last impression. Prima facie का correct meaning है at first sight, यानी कि पहली नजर में. So prima facie, option C is the correct answer. देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एग्जाम में इस तरीके के वर्ड्स पूछे जाते हैं. कुछ और उसके एग्जाम्पल हैं, लेटेंट फ्रेजेस जो कि हमसे पूछी जाती है एग्जाम में, उनका मीनिंग पूछा जाता है. जैसे बोनाफाइड. बोनाफाइड काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मीनिंग है विद गुड फेथ. ओके, बोनाफाइड विद गुड फेथ. कार्पे डीम सेज द डे. कार्पे डीम सेज द डे. डिफेक्टो. डिफेक्टो का मीनिंग क्या है? डिफेक्टो का मीनिंग है इनफैक्ट. प्रो बोनो, फॉर द गुड. देखिए यहाँ पे भी आपने बोनो वर्ड देखा, बोना वर्ड देखा, ये बेने वर्ड से बने हैं, दिस मीन्स गुड. तो जहां भी आपको ऐसा वर्ड दिखे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये जो ट्रांसलेशन है ये गुड के सेंस में ही किया गया है. तो प्रो बोनो फॉर द गुड. क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग, कोई चीज किसी और चीज के लिए. सो क्विड प्रो क्यो. एंड स्टेटस क्वो मीन्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स. सो दीज आर सम कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस जो कि एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं. नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हार्श. हार्श मीनिंग, हार्श मीन्स क्रूल, rude, hard, okay, oppressive. कोई हार्श है यानी कि काफी क्रूल है. हिज नेचर इज वेरी मच हार्श, ही इज नॉट सो गुड. ओके, हार्श है, क्रूल है, रूड है.
का हमें क्या बताना है, इसका हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मीनिंग सिमिलर वर्ड। क्या है इसका सिमिलर वर्ड हार्श का? ब्लंट, ग्रीन, काम, इजी। देखिए इजी, इजी यानी कि सिंपल, काम मीन्स सॉफ्ट, पीसफुल। ओके, सो ग्रीन एंड ब्लंट। ब्लंट, what is the meaning of these two words and which among them is the synonym of harsh? देखिए easy और calm तो मैंने आपको बताया, synonym बताना है तो harsh का मीनिंग क्या है? cruel, rude, hard, oppressive। इन दोनों का तो मीनिंग ये नहीं है। bland का मीनिंग क्या है? bland also means soft spoken, okay, smooth, and grim means harsh, okay, rude, cruel. So the correct answer is option B. The most appropriate synonym of the word harsh is grim. So correct answer is option B. harsh word हमने देखा, उसके synonyms और antonyms भी देख लेते हैं हम एक बार। tough, oppressive, brutal, searing, rough, severe, hard, cruel and green. These are the synonyms of the word harsh. और antonyms क्या है? easy, light, soft, comfortable, pleasant, luxurious, friendly, agreeable. So harsh word के synonyms and antonyms। और correct answer क्या था हमारा? grim. Grim is the synonym of the word harsh. Okay, bland word हमने देखा, क्या मीनिंग है इसका? soothing, gentle, soft, mellow, mild, benign, light, delicate, quiet, smooth. Okay, harsh, obviously harsh bland का एंटोनिम है coarse, hard, caustic, abrasive, powerful, rough, intense and stern. So these were the synonyms and the antonyms of the word bland. वाइवा वोका, करेक्ट मीनिंग क्या होगा इस वर्ड का? देखिए जब भी हम एग्जाम देते हैं या कुछ भी उसमें वाइवा होता है ना, क्या होता है वाइवा? जब हमसे ओरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका हमें ओरली आंसर देना होता है। एक वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज वाइवा। सो वाइवा वोका, ओरल एग्जामिनेशन, रिटन, वाइटल एग्जामिनेशन। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन, रिटन मीन्स जिसमें हमें लिखना पड़ता है, ओरल मीन्स जिसमें बोलना होता है, एग्जामिनेशन मीन्स एग्जामिनेशन। तो वाइवा वोका दिस इज फॉर्म ऑफ ओरल एग्जामिनेशन, जहाँ पे वर्बल एग्जामिनेशन होता है, क्वेश्चंस वर्बली पुट अप किए जाते हैं और ओरली हमें उनका आंसर देना होता है। So the correct meaning of the word viva voca is option A, oral examination. Okay. Identify the segment in the sentence which contains grammatical error. Error detection का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में। I couldn't hear what was she saying due to the noise of the plane taking off. I couldn't hear, मैं सुन नहीं पाया, वो क्या कह रही थी, किस वजह से नहीं सुन पाया? Due to the noise of planes taking off, planes के जो जाने की आवाज थी उसकी वजह से मैं नहीं सुन पाया वो क्या कह रही थी। किस पार्ट में एरर है? देखिए I couldn't hear, मैं नहीं सुन पाया। So what was, अब देखिए यहाँ पे what के बाद was का यूज करेक्ट है क्या? What was she saying, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? What, देखिए मैं इसको अगर भी सिंपली लिखूं what was she saying, कैसा क्वेश्चन बना, मतलब कैसा सेंटेंस बना? इंट्रोगेटिव बनाना। What was she saying? What are you saying? कैसे सेंटेंसेस हैं ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनमें क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज किया जाता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, ओके, क्या पूछा मैंने? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। तो इस सेंटेंस में क्या है? जो
हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। क्या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है? आई कुडंट हियर व्हाट वाज शी सेइंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ द प्लेन्स टेकिंग ऑफ। तो क्या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है? नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव नहीं है तो फिर आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज क्यों किया है? एरर है वो, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले नहीं होना चाहिए था। क्या आना था? आई कुडंट हियर व्हाट शी वाज सेइंग। ओके, क्या आएगा यहाँ पे? आई कुडंट हियर व्हाट शी वाज सेइंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ द प्लेन्स टेकिंग ऑफ। सो एरर इज इन सी पार्ट। ओके, किस पार्ट में है एरर? सी में है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ईडियम है, उसका मीनिंग हमसे पूछा गया है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ये हमें बताना है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, क्या मीनिंग होगा? टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, क्या मीनिंग होगा इसका? देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे पास? अ प्राइवेट एंड टू सर्व, टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, टू हैव नो रिजल्ट और टू वर्क फॉर बोथ साइड, यानी दोनों तरफ के लिए काम करना, कोई रिजल्ट ना होना, फेल टू अराउज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ना होना, और अ प्राइवेट एंड टू सर्व यानी कि खुद का कुछ प्राइवेट एंड होना। देखिए टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इट्स ओपनली आस्क्ड इन द एग्जाम। ये जो ईडियम है काफी बार पूछा जाता है। इसका मीनिंग होता है खुद का कुछ पर्पस होना, कोई खुद का सेल्फिश पर्पस होना। काफी बार होता है ना, कुछ लोग आपकी हेल्प करने आते हैं, आप सोचते हैं कि वो कितना अच्छा इंसान है, वो मेरी हेल्प कर रहा है, बट इसके पीछे उनका कुछ खुद का भी पर्पस होता है। तो यू कैन से दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि उनका खुद का कुछ पर्पस है। अ प्राइवेट एंड टू सर्व। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स अ प्राइवेट एंड टू सर्व, यानी कि खुद का कोई पर्पस होना। ओके, नेक्स्ट पैसिव में कन्वर्ट करना है हमें। एक सेंटेंस दिया गया है, शी मेड द स्टूडेंट्स लाफ, शी मेड द स्टूडेंट्स लाफ। मेड, क्या है ये मेड? ये तो मेक की सेकेंड फॉर्म है। ओके, सेकेंड फॉर्म है मेक की। किसमें है ये? पास्ट में है, यानी कि पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल का क्या कन्वर्जन होगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कन्वर्टेड इनटू वाज वर प्लस। ओके, पैसिव में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। शी मेड द स्टूडेंट्स लाफ, made is the second form of the verb, this means it's in past simple, and past simple is converted into was were plus third form of the verb. So she made the students laugh. She is the subject, she is the subject, students ये क्या है? object है, and we know very well that whenever we convert from active to passive, subject and objects are interchanged, यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये सब्जेक्ट बन जाएगा। मेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब दी स्टूडेंट सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर है या प्लूरल है? स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ तो वर का यूज होता है, तो द स्टूडेंट्स वर। इतना देख के भी हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए शी वॉज मेड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं, इन्होंने नहीं किया इस सेंटेंस में, ये गलत है, इसमें भी नहीं किया। अब देखिए द स्टूडेंट्स वर मेड लाफिंग, लाफिंग थोड़ा ना है, लाफ है, लाफिंग कैसे आ जाएगा? ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा जो कि ठीक है, द स्टूडेंट्स वर मेड टू लाफ, दिस इज इंफिनिटिव। ओके, the students were made to laugh. I blank swim across the river when I was young. जब मैं यंग था तो मैं रिवर में स्विम कर पाता था। देखिए अक्रॉस का यूज किया गया है। अक्रॉस मीन्स किसी जगह से किसी और जगह
जाना, जैसे दे वर गोइंग अक्रॉस द ब्रिज। ओके, इस तरीके से। अब हमें बताना है कि जो ऑप्शंस हैं इनमें से ब्लैंक में क्या है। ये पास्ट की बात की जा रही है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, जब मैं यंग था तो मैं स्विम कर पाता था अक्रॉस द रिवर, रिवर को पार करना। अक्रॉस का मीनिंग मैंने आपको बताया ना, किसी जगह से किसी और जगह जाना, यानी कि रिवर को स्विम करना, सॉरी रिवर में स्विम करना। तो आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। तो पास्ट में बात की जा रही है। देखिए, मस्ट का यूज हम कब करते हैं? जब हम कंपल्शन लगा रहे होते हैं। यू मस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स, आपको जो रूल्स हैं वो फॉलो करने ही करने हैं, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। शुड का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी को कोई रूल या कुछ फॉलो करने के लिए कंपल्स नहीं कर रहे हैं, पर उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, तब हम शुड का यूज करते हैं। कैन का यूज कब करते हैं? जब हम एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, लाइक आई कैन डू दिस, आई कैन लिफ्ट 5 kg ऑफ द वेट। जब हम एबिलिटी की, कैपेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, तब हम कैन का यूज करते हैं। कैन का यूज हम परमिशंस के लिए भी करते हैं, इनफॉर्मल परमिशंस के लिए हम कैन का यूज करते हैं, है ना। कैन आई कम इन, कैन आई टेक योर फोन, ऐसे सेंटेंसेस में हम कैन का यूज करते हैं। अच्छा देखिए, कैन का यूज तो हम करते हैं इनफॉर्मल परमिशंस के लिए, मे का यूज हम करते हैं फॉर्मल परमिशंस के लिए। फॉर्मल परमिशंस के लिए हम मे का यूज करते हैं। फॉर्मल परमिशंस क्या हुई? जहां पे हमें आंसर में नो भी मिल सकता है। जैसे हम किसी सीनियर से पूछ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स स्कूल में पूछते हैं एंटर करने से पहले क्लासरूम में, मे आई कम इन मैम, सो दैट टीचर इज सीनियर टू देम, तो वो उनका रिस्पेक्ट करते हैं। आंसर में नो भी आ सकता है, तो इसीलिए मे का यूज। फॉर्मल परमिशंस के लिए मे का यूज होता है, इनफॉर्मल के लिए कैन का यूज होता है। मे पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, ओके, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, इट मे रेन टुडे। ओके, कैन का यूज किस लिए होता है? कैपेबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए। और कुड क्या है? कैन की ही पास्ट फॉर्म है। क्या सेंटेंस में कह रहा है? मैं जब यंग था तो मैं स्विम कर सकता था अक्रॉस द रिवर, तो पास्ट की एबिलिटी शो कर रहा है। कैन तो प्रेजेंट में आता है, कुड क्या है? कैन की ही पास्ट फॉर्म है, सो पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। तो क्या आएगा इस ब्लैंक में? इस ब्लैंक में आएगा कुड। I could swim across the river when I was young. So the correct answer is option A. Antonym of hope. Hope का antonym बताइए। Hope का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में क्या मीनिंग होता है? होप का मीनिंग होता है आशा, उम्मीद, है ना। यही तो मीनिंग होता है होप का। होपफुल, जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, आई एम वेरी मच होपफुल, और मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आई एम होपलेस। इसका एंटोनिम बताना है। डेयरिंग, करेज, डेस्पेयर, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी कि साहस, फेथ, ओके। करेज, डेयरिंग, डेयरिंग यानी कि बहुत ज्यादा हिम्मत वाला होना, करेजियस होना, ओके। करेज, दिस वर्ड ऑल्सो मीन्स डॉन्टलेस यानी कि निडर, करेजियस, ओके। डेयरिंग, ये तो सेम ही मीनिंग है, डेयरिंग और करेजियस। डेयरिंग होना, साहसी होना, ओके। डॉन्टलेस होना, फियरलेस होना, ओके। ऑडेशियस होना, ये सब क्या है? सिनोनिम्स हैं डेयरिंग और करेज के। और इनके एंटोनिम्स क्या हो गए? करेज, डेयरिंग, फियरफुल। एंटोनिम क्या है इसका? फियरफुल, ओके। टिमिड, तो ये एंटोनिम्स हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है? एंटोनिम पूछा है होप का।
तो हमने देखा डेयरिंग और करेज का मीनिंग तो हिम्मत, साहस, ये हो गया। ओके, तो ये दोनों तो नहीं है इसके एंटोनिम्स। होप का मीनिंग तो है आशा। कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ फेथ होना, या किसी भी चीज पे फेथ होना, ठीक है, कॉन्फिडेंस। तो हमारे पास एक ही वर्ड बचा, डेस्पेयर। दिस मीन्स निराशा, होपलेसनेस। सो करेक्ट एंटोनिम ऑफ द होप इज ऑप्शन सी, डेस्पेयर। डेस्पेयर मीन्स होपलेस। होप के सिनोनिम्स क्या है? विश, ड्रीम, लुक, पर्पस, इंटेंट, प्लान, प्रपोज, एम, एस्पायर, ट्राई, ये सब क्या है? सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड होप। एंटोनिम क्या है? कंसर्न, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट क्या होते हैं? और ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्ट आर द पर्सन हु सी पॉजिटिव साइड्स ऑफ द थिंग, ठीक है, और पेसिमिस्ट जो नेगेटिव साइड देखते हैं थिंग्स की, सो वो पेसिमिस्ट होते हैं। स्केप्टिसिज्म यानी कि डाउटफुल, कॉशन, एप्रीहेंशन, डिस्पेयर, साइनिसिज्म, डेस्परेशन। डेस्पेयर ही तो था ऑप्शन से, होप का एंटोनिम पूछा गया था, डिस्पेयर वाज द करेक्ट आंसर। इफ ही ब्लैंक अ डॉक्टर ही वुड ट्रीट यू फ्री। अगर वो डॉक्टर होता तो वो आपको फ्री में ट्रीट करता। ओके, इफ ही ब्लैंक अ डॉक्टर ही वुड ट्रीट यू फ्री। क्या है ये? कंडीशनल सेंटेंस है ये। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में किसका यूज किया जाता है? वॉज, इज, वर, विल बी। अगर वो डॉक्टर होता तो वो आपको फ्री में ट्रीट करता। तो बताइए क्या आएगा ब्लैंक में? कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन है, कंडीशन में क्या होता है? एक्शन और रिजल्ट होता है। अगर वो डॉक्टर होता तो क्या रिजल्ट होता उसका? कि वो आपको फ्री में ट्रीट करता। तो इफ ही वर अ डॉक्टर, यस। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वर का ही यूज करते हैं, ही, शी, इट, आई के साथ। तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस हो उसमें वर का यूज होगा। इफ ही वर अ डॉक्टर, ये मैंने पहले भी बताया है, सो यहाँ पे वर का यूज होगा। इफ ही वर अ डॉक्टर ही वुड ट्रीट यू फ्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फेट, फेट में जो बिलीव करे उसे क्या कहेंगे? वन वर्ड बताना है। फेट यानी कि भाग्य, लक, क्या कहेंगे उसे? अथीस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फैटलिस्ट, अमेचर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? फेट में बिलीव करना, बहुत लोग होते हैं जो अपने भाग्य पे विश्वास करते हैं, होता है ना ऐसे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें अपने भाग्य पर भरोसा होता है, किस्मत पर, लक पर भरोसा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अथियस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फैटलिस्ट, अमेचर। देखिए अमेचर जो वर्ड है, जब हम किसी को अमेचर कह रहे होते हैं यानी कि वो जो पर्सन है वो कोई वर्क कर रहा है शौकिया तौर पे, यानी कि कोई भी वर्क वो इनकम के लिए नहीं कर रहा, अपने शौक के लिए कर रहा है। ओके, जैसे कि कुछ लोगों को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, वो उनका शौक है, तो अमेचर इस तरीके से। अथीस्ट, अथीस्ट, और एक वर्ड होता है थियस्ट। ओके, ये जो दोनों वर्ड बने हैं ये थियोस वर्ड से बने हैं। थियोस मीन्स गॉड, यानी कि ईश्वर। तो जो लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं, जो लोग भरोसा करते हैं कि ईश्वर मौजूद है, उन्हें हम थियस्ट कहते हैं, और जो लोग नहीं करते भरोसा वो अथियस्ट होते हैं। ओके, आस्तिक, नास्तिक, इस तरीके से। और अब हमारे पास क्या वर्ड बचे? अथियस्ट तो वो हो गए जो ईश्वर पर, ईश्वर की प्रेजेंस पर यकीन नहीं करते। अमेटर यानी कि जो शौकीन है, शौकिया तौर पर कोई काम करते हैं। हमारे पास बचे हैं दो वर्ड्स, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड फैटलिस्ट। देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये जो वर्ड बना है ये दो वर्ड से मिलकर बना है,
फाइल और एंथ्रो। फाइल या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस वर्ड का मीनिंग होता है लव। ओके, लव। जैसे मैंने लिखा बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, फाइल का मीनिंग क्या हो गया, लव, एंड बिब्लियो दिस वर्ड मीन्स बुक्स, सो समवन हु लव्स द बुक्स, जिसे बुक्स से प्यार है, बिब्लियोफाइल कहेंगे। ओके, जूफाइल, जिन्हें एनिमल्स से प्यार है। तो फाइल वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, फाइल वर्ड का मीनिंग हुआ लव। एंथ्रोप वर्ड का मीनिंग होता है मैनकाइंड। जैसे एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होता है ना, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस। मैंने बताया था आपको, ज़ूलॉजी सफिक्स है, इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ समथिंग, स्टडी ऑफ समथिंग। तो फिलएंथ्रोपिस्ट यानी कि लव, फाइल का मीनिंग हुआ लव, एंथ्रोप का मीनिंग हुआ मैनकाइंड, यानी कि जो मैनकाइंड के लिए कुछ करे, जिसे पसंद हो, अच्छा लगता हो दूसरों के लिए कुछ करना। ओके, उससे हम कहेंगे फिलएंथ्रोपिस्ट। ओके, तो हमारे पास एक वर्ड बचा फैटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट। फैटलिस्ट, इसमें भी हमें वर्ड दिख रहा है फेट, यानी कि जो भाग्य पर विश्वास करे, फेट पर विश्वास करे, किस्मत पर विश्वास करे, उसे हम फैटलिस्ट कहते हैं। द ब्रांड ऑफ योर जीन्स इज क्वाइट इंफीरियर ब्लैंक दैट ऑफ माइन। देखिए क्वाइट वर्ड है, एक ये वाला क्वाइट भी होता है और एक ये भी होता है। इस क्वाइट का मीनिंग होता है कंप्लीट, ओवरऑल। अब जैसे सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, तुम्हारी जीन्स का जो ब्रांड है वो पूरी तरीके से इंफीरियर है मेरी ब्रांड से। ओके, सो क्वाइट दिस मीन्स कंप्लीट। और ये वाला क्वाइट क्या होता है, दिस क्वाइट, ये क्वाइट है, दिस इज क्वाइट, दिस मीन्स साइलेंस। जैसे हम कहते हैं ना कीप क्वाइट, यानी कि शांति बनाए रखो। तो दिस इज क्वाइट। एंड क्विट, स्टॉप, किसी चीज को छोड़ना, क्विट करना। आई एम क्विटिंग द टास्क, मैं टास्क को छोड़ रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ। डिफरेंस समझ में आया हमें वर्ड्स का, क्वाइट, क्वाइट एंड क्विट, तीनों वर्ड्स हैं, होमोफोन्स हैं ये, इनका सिमिलर साउंड है लेकिन इनका जो मीनिंग है वो अलग है, क्वाइट, क्वाइट एंड क्विट। ओके, सो हमसे क्या पूछा है इन्होंने, हमसे पूछा है कि ब्लैंक में क्या आएगा, ब्रांड ऑफ योर जीन्स इज क्वाइट इंफीरियर दैट ऑफ माइन। क्या किया जा रहा है यहाँ पे, कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है ना, कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, हम डिग्रीज पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में मोर आता है, देन आता है, ईआर वाले जो वर्ड्स होते हैं जो ईआर पे एंड हो रहे होते हैं, ठीक है, उन पे हम देन का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो अब हमें बताना है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। देखिए जनरली कंपैरिजन के लिए हम देन का यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं ना, जैसे आई एम ओल्डर देन यू, तो मैंने यहाँ पे देन का यूज किया। और द वेदर टुडे इज कॉल्डर देन यस्टरडे, कल से ज्यादा ठंडा है, तो मैंने देन का यूज किया। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स जो हैं उनके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज नहीं करते हैं, जैसे इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, ये जो वर्ड हैं इनके साथ कंपैरेटिव में टू का यूज होता है। द ब्रांड ऑफ योर जीन्स इज क्वाइट इंफीरियर टू दैट ऑफ माइन। क्यों होता है इनके साथ टू का यूज, देन का क्यों नहीं होता, क्योंकि दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द लैटिन से ये वर्ड, जो लैटिन लैंग्वेज है वहां से ये वर्ड्स लिए गए और वहां पे कंपैरेटिव डिग्री में इन वर्ड्स के साथ टू का यूज होता है। तो इसलिए इंग्लिश में चेंज नहीं किया गया है, इन्हें एज इट इज लिया गया है।
तो इसीलिए इन वर्ड्स के साथ टू का यूज होगा। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, द ब्रांड ऑफ योर जीन्स इज क्वाइट इंफीरियर टू दैट ऑफ माइन। ओके, कुछ वर्ड्स हैं जो कि जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर एंड इंटीरियर, ये एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं। ओके, देखिए, केम फ्रॉम लैटिन दैट इज वाई टू इज यूज्ड एक्सेप्ट देयर। कौन कौन से वर्ड है ये हमें याद रख लेने, क्योंकि ये कुछ ही वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स क्या है, एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, इनके बाद ब्लैंक देकर या फिर इनके साथ देन का यूज देकर हमसे एरर पूछ ली जाती है जिसे हमें करेक्ट करना होता है। तो इन वर्ड्स को हमें याद होना चाहिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको कंपैरेटिव डिग्री में, जिनके साथ हम देन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर, एंटीरियर। ओके, ये वो वर्ड्स हैं जिनको कंपैरेटिव डिग्री में हम जिनके साथ टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, ना कि देन का। देन का यूज गलत है, टू का यूज करेक्ट है। ओके, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। एनालॉजी का क्वेश्चन क्या होते हैं, एनालॉजी के जिनमें हमें दो चीजों के बीच में रिलेशन दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है जो थर्ड चीज है या फिर ऑप्शंस में किनका सेम रिलेशन है। देखिए, कारपेंटर का जो 100 के साथ रिलेशन है वो टेलर का इन ऑप्शंस में से किसके साथ है, बताइए। देखिए, कारपेंटर जो होते हैं उनके पास 100 होती है, 100 यानी कि आरी होती है, वो लकड़ी की आरी होती है जिससे वो कट करते हैं फर्नीचर वगैरह एंड ऑल दैट। तो जो टेलर होता है उसके पास मेजरमेंट होता है, स्विंग होता है, क्लॉथ होता है या निडल होता है। आरी इट्स अ शार्प ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, ये एक शार्प ऑब्जेक्ट है। होने को तो और भी ऑब्जेक्ट्स होते होंगे, और भी टूल्स होते होंगे कारपेंटर के पास। तो कारपेंटर का जो 100 से रिलेशन है वो टेलर का ऑप्शंस में से किससे है, मेजरमेंट, स्विंग, क्लॉथ और निडल। देखिए, टेलर इज रिलेटेड टू निडल। जिस तरीके से कारपेंटर का रिलेशन 100 के साथ दिखाया गया है उसी तरीके से टेलर जो है वो नीडल से रिलेटेड है। तो नीडल इज ऑल्सो अ शार्प ऑब्जेक्ट, है ना, और टेलर के लिए तो नीडल बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से कारपेंटर के लिए 100 इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चूज द ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट। Majority of people prefers to exercise early in the morning for a better start of day। देखिए, सुबह की शुरुआत में बहुत सारे लोग क्या प्रेफर करते हैं, एक्सरसाइज करना। ये सुबह हो गई और बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं एक्सरसाइज करना। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, पीपल क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, पीपल। पर्सन सिंगुलर होता है, पीपल तो प्लूरल होता है। बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं आप, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो इसके साथ आप प्रेफर्स का यूज करेंगे, प्रेफर्स तो सिंगुलर हो गया। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, हमने क्या देखा है, when a plural noun is used along with that plural verb will be used and when a singular noun is used उसके साथ singular verb का यूज होता है। अब कुछ nouns ऐसे होते हैं जो दिखते तो सिंगुलर है, प्लूरल होते हैं पर मीनिंग में, जैसे कि पीपल है, पुलिस है, कैटल है, वर्मिन है, इन्फेंट्री है, दिखने में तो सिंगुलर है ये, चिल्ड्रन, लेकिन मीनिंग इनका प्लूरल है। तो अगर मीनिंग प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रेफर्स नहीं आएगा, प्रेफर आएगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रेफर टू एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर द बेटर स्टार्ट ऑफ डे। दिन की अच्छी शुरुआत के लिए बहुत से लोग एक्सरसाइज करना प्रेफर करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रेफर आएगा, ना कि प्रेफर्स। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, मतलब जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन बी है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन और बहुत कुछ सीखा होगा आपने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।